नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान लोकार्पण से। और आज हमारे साथ आप सामने फिर वही एक कार्यक्रम हमारा, जिसमें कि हम मिलजुल कर पत्रकार एक वार्ता करते हैं और अलग अलग मुद्दों पर उत्तराखंड के उन पर बातें करते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं राजेश पोल खोल बहुगुणा जी, पर्वत वाणी से आते हैं और आप सब लोगों के दिलों पर जिस हिसाब से राज कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी जमीनी हकीकतों से आपको रूबरू भी कराते हैं। और राइट हैंड पे हमारे साथ हैं जो पहले बैठे हुए हैं, ये हैं विजय रावत जी, जो पर्वत जन आप सब लोगों का पसंदीदा एक न्यूज चैनल, उसके मार्गदर्शक हमेशा बने रहते हैं। और हम उसके साथ हमारे साथ हैं पहाड़ी शहजाद अली जी, जो BHBC न्यूज़ नेटवर्क को संचालित करते हैं पूरे उत्तराखंड में। और जिस तरह से मैंने बताया, मैं त्रिभुवन चौहान। तो आज का जो मुद्दा है, हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो युवा हैं वो किस तरह से बेरोजगारी से परेशान हैं। युवा, बेरोजगार और उत्तराखंड आज का मुख्य मुद्दा, और उस पर हम वार्तालाप भी करेंगे आगे। पर थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमें सूझा क्यों, क्योंकि 20-21 साल आज उत्तराखंड को बने हुए होंगे और आज भी युवा बेरोजगार है। एक एक करके हम सब जो बैठे हुए मंच पर आसीन सभी लोगों से बात करेंगे इस बारे में। तो पहले बहुगुणा जी से मैं पूछना चाहूंगा, बहुगुणा जी, जो ये आज बेरोजगारी का मुद्दा है, ये एक बड़ा जन मुद्दा है उत्तराखंड में और हमारे तमाम युवा इससे परेशान हैं। तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है कि क्यों ये इतनी बेरोजगारी फैली हुई है? देखिए, पिछले 20 साल और 21 साल के अगर हम इतिहास पे नज़र डालें तो भाजपा और कांग्रेस ने कभी बेरोजगारी को मुद्दा माना ही नहीं है। वो लगातार अपने अपने चहेतों के लिए काम करते रहे, इसके अलावा केंद्र के नाम पर तमाम योजनाएं लाते रहे। लेकिन बेरोजगारी मुद्दा इसलिए भी बना है कि जो यहाँ हमारी यहाँ भर्तियां होती हैं, सीधी भर्ती अगर हम कहें तो सीधी भर्तियों का एक अकाल सा पड़ा हुआ है उत्तराखंड में। और भर्तियां होती भी हैं तो वो सीधा सीधा जो है आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू होती हैं। तो कई भर्तियों की मैं बात करूं, पुलिस भर्ती की अगर मैं एक उदाहरण दे दूं तो आप देखिए कब से भर्तियां नहीं निकली है। तो बेरोजगारी का आंकड़ा तो दिन प्रतिदिन बढ़ना जायज ही है, क्योंकि भर्तियां तो सीधी निकल नहीं रही है। जी बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल सही बात है और उस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। विजय जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है जो ये बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें सरकारों का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है बेरोजगारी बढ़ाने के लिए? त्रिभुवन भाई, अगर हम इसको डिटेल्स अगर हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि बेरोजगारी का पहले हम परिभाषा समझें कि बेरोजगारी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो हम देखेंगे कि अगर हम कृषि के क्षेत्र ले लें, उद्योग के क्षेत्र ले लें और सेवा जो सेक्टर होता है हमारा, अगर हम तीनों सेक्टर को अगर मिलाते हो तो मेरे ख्याल से 95% जो रोजगार उत्पन्न होता है वो इन्हीं तीनों सेक्टर से उत्पन्न होता है। और तीनों सेक्टर में ही उत्तराखंड पिछड़ा हुआ है। अगर मैं कृषि की बात जो मैंने सबसे पहले करी, कृषि में अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है उत्तराखंड की, जो हमारा पहाड़ है, हम लोगों ने उस मुताबिक यहाँ पर नहीं खेती के बारे में सोचा, नहीं वो टेक्निक हम लेके आए। ऐसा नहीं है कि पहाड़ होना हमारा अभिशाप है, अभिशाप ये जानबूझ के बना दिए गए। उस हिसाब के जो मान लीजिए जो फसलें यहाँ हो सकती है, अगर वो फसलों पर अगर हम ध्यान देते तो हो सकता था कि हमारे पहाड़ों में जो खेत बंजर रहते हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप करते तो वो नहीं होता। तो उद्योग की बात भी हम आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेन मुद्दा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन मुद्दा आप लेकर आए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप्ड होता तो शायद बेरोजगारी नहीं होती। हमारे साथ शहजाद भाई भी हैं। तो शहजाद भाई, आपको क्या लगता है कि जो ये उत्तराखंड सरकार है, ये फेलियर क्यों रही रोजगार देने में आज तक उत्तराखंड के तमाम युवाओं को? जैसे बहुगुणा जी ने भी बोला कि भर्तियां नहीं निकालते, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो आपको क्या लगता है बड़ा फेलियर क्या है? बड़ा फेलियर है सरकारों का। जो राजनीतिक दल सत्ता में अब तक आए हैं, कहीं अगर बात करें तो प्लानिंग करने में और औद्योगिक क्षेत्र में जितना निवेश होना चाहिए था वो उस निवेश को लाने में भी नाकाम रहे हैं कहीं ना कहीं। और औद्योगिक क्षेत्र सिर्फ अगर आप देखें तो प्लेन जो हमारे मैदानी क्षेत्र है वहीं तक वो डेवलप कर पाए। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें, बहुत कुछ किया जा सकता था। हमारे यहाँ जो पर्यटन के जो क्षेत्र हैं उसमें बढ़ावा दिया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी कमी आई है। जो युवा हमारा रोजगार करता था, चलिए कोरोना काल को छोड़ दें हम, अगर ये तो महामारी आई थी, लेकिन उससे पहले भी जो सरकारों ने 20 बरस तक चलाया, उसके बाद किया क्या है? कोई प्लानिंग ऐसी नहीं थी जिससे रोजगार नए रोजगार वो सृजित हो सके। बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 4 पॉइंट निकल के आए हैं बड़े। तीनों हमारे विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं कि किस तरह से ये बेरोजगारी
शुरू हुई है और किस तरह से इसका निस्तारण कोई भी सरकार नहीं कर रही है। बहुगुणा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, शहजाद भाई ने एक बात बताई यहाँ पर कि नई कंपनियों को यहाँ पर निवेश के लिए अवसर नहीं दिया गया। आपको ध्यान होगा कुछ वर्ष पूर्व जब उत्तराखंड में जो नई सरकार हमारी चयनित हुई थी, उन्होंने बड़ा एक समिट कराया था और बहुत सारे लोग यहाँ से आए थे, बड़े बड़े पासेस भी लगे थे वहाँ जाने, तो वो विफल कहाँ रहे? देखिए, वो इन्वेस्टर समिट के नाम पे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, लेकिन वो आयोजन सिर्फ आयोजन बन के रह गया। बहुत सारे के बाहर के लोग भी आए थे, ऐसा नहीं कि लोग नहीं आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई और उसी का नाम बदल के अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, शायद कल ही की बात है कि कल मुख्यमंत्री जो नए वाले हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने भी एक इसी तरीके की योजना नाम बदल कर वाणिज्य उत्सव रखा है। तो सवाल ये है कि यहाँ पे देखिए पर्यटन को लेके अपार संभावना है। पर्यटन के नाम पे उत्तराखंड में बहुत कुछ है, हिमाचल की तरह हम लोग हैं, लेकिन इन्वेस्टर समिट जो किया जा रहा है या वाणिज्य समिट कह लीजिए या वाणिज्य समारोह कह लीजिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो राजनीतिक तगड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति है और उसकी बहुत बड़ी कमी है। सिर्फ हम इनको पर्व बना लेते हैं, इनको एक कार्यक्रम बना लेते हैं और नीति और नियत ये दिखाती है कि हम सिर्फ पर्व से आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। जो इन्वेस्टर समिट भी पहले हुई थी, अब उसका एक नया नाम देकर उसको निकाला जा रहा है। आज ही मैं कहीं देख रहा था कि एक एप्पल फेस्टिवल भी होगा। तो ये सारी चीजें, आपको कितना लगता है कि जो ये चीजें हो रही हैं केवल आश्वासन अगर दिए जा रहे हैं या इन चीजों से कुछ भला होने वाला है प्रदेश का? मुझे ऐसा लगता है भाई कि जिस प्रकार से हम इन्वेस्टर समिट और ये सब चीज़ें नाम कर लेते हैं, लेकिन जब तक चीज़ें धरातल पे नहीं है, क्योंकि मुंह से बोलने में कुछ नहीं जाता है। जितने भी हमारी सरकारें हैं मुंह से बोल देती हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ें धरातल पर नजर नहीं आती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपका, आप देखोगे कि अफ्रीका बहुत पिछड़ा देश है, वहाँ भी लोग रहते हैं, और देखा जाए तो अमेरिका उसके मुकाबले कितना विकासशील देश है। मेन चीज़ है कि धरातल पर कितना काम हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम कृषि पर, उद्योग पर और जो हमारी सेवाएं हैं उस पर हम कितना ध्यान दे रहे हैं। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं, वहाँ के हिसाब से, वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए अगर पहाड़ों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लग सकता है हम वो क्यों नहीं लगा सकते। हिमाचल भी अच्छा काम कर रहा है। चलिए, अगर मैं अगर इससे बाहर निकलूँ, स्विट्जरलैंड भी क्या है, छोटा सा देश है, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, वो भी पर इकोनॉमी के मामले में कितना आगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उस हिसाब से डेवलप किया जाए और धरातल में जो चीज़ हमें चाहिए, जिस खांचे में जो चीज़ हमें फिट करनी है, उस खांचे में वो चीज़ अगर फिट की जाए तो हो सकता है कि उत्तराखंड भी उस मामले में सबसे आगे निकले। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल NSO की रिपोर्ट आई थी, उसमें 14.3% बेरोजगारी दर था। उसके बाद दोबारा आई, उसके बाद चलो कोरोना काल से 23% बढ़ गई। हमारा जो उत्तराखंड का बेसिक प्रॉब्लम ये है, हमारा जो उत्तराखंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना गड़बड़ाया हुआ, हम पे 60,000 करोड़ का इस समय कर्जा है। उत्तराखंड की मैं बात करूँ, 60,000 करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है। और जो हमारी व्यवस्था है इकोनॉमी, जहाँ से हमें राजस्व आता है वो खनन से आता है, शराबों से आता है। तो क्या ये इकोनॉमी की, गुजरात है, गुजरात में शराब बंद है लेकिन फिर भी वहाँ फैक्ट्री डेवलप है, उनका जो इकोनॉमी सोर्स है उसमें है। और जो हमारे यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं वो हमारा इकोनॉमी का सोर्स है आने का। तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं ये सरकार में बैठे हुए उन चंद राजनेताओं को भी समझनी होंगी कि इन सब चीजों को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या जो भी चीजें आप बात करते हो उस पर धरातल में। जैसे हम जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो बाहर जाते हैं, वहां से कमा के लाते हैं, तो एक मनी ऑर्डर व्यवस्था उसको कहते हैं, और उससे ही उत्तराखंड का 30% इनकम उत्तराखंड का आता है। यानी कि हम दिल्ली गए, बैंगलोर गए, इधर उधर गए, तो वहाँ जो मनी ऑर्डर जो व्यवस्था बनी हुई है, जो लोग बाहर से पैसा भेजते हैं तो वहाँ से हमारी इकोनॉमी चल रही है। वो लोग वहाँ से फिर उनके बच्चे वहाँ से दाल रोटी लाते। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे उत्तराखंड में ही डेवलप होगा, यहाँ की चीज़ें जब हम बाहर भेजेंगे तो तब जाके शायद उत्तराखंड बढ़े। लेकिन हमारा उत्तराखंड को हमने वो डेवलप ही नहीं किया। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं उत्तराखंड के, आओ अपनो पहाड़, मैंने पहले भी बताया था कि आओ अपनो पहाड़ जैसी स्कीमें चलाएगी। जब पहाड़ी वापस आ जाते हैं, हमारे घर वापस आ जाते हैं, तो सरकारों के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है, बनाया नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सुदूर पहाड़ों में मान लीजिए वहाँ अखरोट अच्छे होते हैं या कोई ऐसी फसल वहाँ अच्छी होती है कि जिसको एक स्टोरेज की जरूरत है, जिसका निर्यात किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। वो हमारे पहाड़ों में रोड उस हिसाब से नहीं है, वहाँ उस हिसाब से मशीनें नहीं है। शहजाद भाई, आपको क्या लगता है ऐसे जो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो कमी है, अगर इसको दूर किया जाए तो क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो चीज़ों को समझने की जरूरत है। सरकारें करती क्या है, जो हमारे राजनीतिक दल है वो चीज़ों को इवेंट बना करके छोड़ देती है।
राइट, इन्वेस्टर मीट हो या फिर वाणिज्य उत्सव, दोनों को ही उसका लबोलुबाब अगर आप देखेंगे तो होगा क्या कि मिला क्या कर करके, जो पैसा आपने इन्वेस्टर मीट के लिए खर्च किया या जो आपने वाणिज्य उत्सव के लिए खर्च किया, आपने एक बहुत अच्छा इवेंट तो खड़ा किया, लेकिन उससे आपने जनरेट क्या रोजगार उससे आ पाए, नया इन्वेस्टर यहाँ पर आया। आप लगा लीजिए पिछले 4 साल में कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी यहाँ पर आई है। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, रोजगार पर हम बात कर रहे हैं। सरकार ने खुद कितने रोजगार जनरेट किए। DLED वाले स्ट्राइक पर बैठे हैं, सारे लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं, इस वक्त सारे संगठन स्ट्राइक पर हैं। फॉरेस्ट भर्ती घोटाला अभी लटका हुआ है, टीचर भर्ती घोटाला अभी लटका हुआ है। मतलब कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिससे जो रोजगार बनने थे, जो सरकारी रोजगार सरकार ने जो सृजित करने थे, जो सरकारी पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, फार्मासिस्ट के पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन फार्मासिस्ट स्ट्राइक पर है। बिल्कुल सही। ये काफ़ी सोचनीय विषय है और मुझे लगता है तमाम सरकार को भी इस बारे में सोचना होगा। अभी तक हमने बात की कि क्या मुद्दे हैं जो रोजगार को अटका रहे हैं, लेकिन अब हम क्योंकि बुद्धिजीवी एक वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है और हमारे तमाम पत्रकार बंधु काफ़ी वरिष्ठ भी हैं और काफ़ी समझदार भी, तो अब थोड़ा हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि अगर इनकी तरफ से कुछ राय हो जिन पर कि काम किया जाए और रोजगार की जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनको अगर थोड़ा सा और अच्छे से किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, वो अपनी खुद की कमाई कर सके, हम सरकार के भरोसे ना बैठें या किसी और के भरोसे ना बैठें, तो क्या कुछ करना चाहिए जी बगुणा जी ऐसे माहौल में युवाओं को? देखिए त्रिभुवन भाई, ये सवाल तो सरकार को हमसे पूछना चाहिए था। मैं वही, क्योंकि 20 सालों में ये फेलियर है। बिल्कुल सही बात है भाई, रोजगार ये दे नहीं सके, ये सवाल वो हमसे पूछते हैं। और ऐसा नहीं है कि सवाल का जवाब देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति उत्तराखंड में नहीं है। बहुत सारी के व्यक्ति हैं जो रोजगार सृजन कैसे हो। सिर्फ रोजगार से मतलब ये नहीं है कि सरकारी नौकरी निकलेगी या सरकारी नियुक्ति होगी तभी वो रोजगार है। इस समय सरकारें रोजगार से ज्यादा स्वरोजगार पे भी ध्यान दे रही है। तो स्वरोजगार में चलिए उसको भी मान लेते हैं कि स्वरोजगार भी एक माध्यम है। स्वरोजगार हो नहीं रहा है ना जी, पैसा ही नहीं मिल रहा, उनको लोन नहीं मिल रहा। स्वरोजगार भी इसलिए नहीं हो रहा है कि घूम फिर के वही बात जो शहजाद भाई भी कह रहे हैं कि उत्सव, आज भी आप बहुउद्देशीय शिविर लगाते हैं, आप रोजगार दिवस मनाते हैं, रोजगारों के लिए शिविर लगाते हैं, लेकिन रोजगार कितने लोगों को मिलता है ये बड़ा सवाल है। बहुत बड़ी बात और रोजगार देने के इसमें सबसे बड़ा कारण ही एक है त्रिभुवन भाई, सरकार के पास नहीं है खोटी कौड़ी भी देने के लिए। और नौकरी देगी तो जाहिर सी बात है तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। सरकार पैसा देने की हालत में तो है नहीं। 60,000 करोड़ का कर्जा है, ये रावत जी बता ही रहे हैं। सरकार खुद केंद्र से पैसा लाके बांट रही है तनख्वाह अपने विधायकों की। अच्छा। पैसा है नहीं सरकारों पे तो नौकरी निकालेगी क्यों? इससे अच्छा ठेकेदारी पड़ता ठीक तो है, बढ़िया चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है और एक बड़ा एक मैं यूं कहूं कि तंज भी कसा है इन्होंने सरकार पर कि किस तरह से इनके पास खुद का पैसा नहीं है, लेकिन कहीं जोड़ तोड़ करके जो सरकार से इनको पैसा आ रहा है, यानी कि केंद्र से जो पैसा आ रहा है उससे इनकी अपनी तनख्वाहें निकल रही हैं। ये बातें डरावनी जरूर हैं सर, बहुत डरावनी हैं ये। और भविष्य अगर उत्तराखंड का देखें इसी तरह से चलता रहे, आपको क्या लगता है विजय सर कि क्या कुछ करना चाहिए उत्तराखंड में सरकार को कि इसको थोड़ा नियमावली पर लेके आएं? क्या जो हम टैक्सेस जो लोग हैं वो टैक्स पेई जो हैं वो टैक्स शायद कर चोरी कहीं हो रही हो या कुछ और, तो किस तरह से ये जो कर्जा भी है इसको भी दूर करना भी एक हमारी जिम्मेदारी है। त्रिभुवन भाई, सरकार की समय ऐसी स्थिति है, मान लीजिए मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप हैं, आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो आप अपना बिजनेस कैसे शुरू करेंगे? आपको फिर नौकरी वगैरह ये करनी पड़ेगी। तो सरकार की हालत भी यही है, 60,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। हांसी की बात ये देखिए कि उस 60,000 करोड़ कर्जे के ब्याज भरने के लिए सरकार और कर्जे लेती है। हास्य की बात यह है 86,000 लोग पिछले साल, अब और बढ़ गए होंगे, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे को पता नहीं, 86,000 लोग हमारे उसमें पंजीकृत थे। जो बेरोजगार संघ का जो पंजीकरण जो करते हैं, 86,000 लोग उत्तराखंड में पंजीकृत है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं पूरे शहर में कि 7 लाख नौकरी वो दे चुके। NSO में सबसे हाईएस्ट पायदान पर उत्तराखंड आता है। तो ये युवाओं को समझने की जो आप कहते हैं ना कि उपाय क्या है भाई, जो 86,000 लोग हैं एकजुट क्यों नहीं होते हैं, सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? सरकार से पूछिए ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं कर रहे भाई? जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बनाएंगे तो वहीं से तो पैसा आएगा। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम के नाम पे क्या है? कुछ नहीं है। खनन है आपके नाम पे, खनन भी वो सारे के सारे जो आपके भाई भतीजा वो हैं इधर उधर सब ब्लैक में जाता है खनन। शराब का काम है,
शराब से कितना खनन ले लोगे, अपनी हमारी पीढ़ी तो वैसी बर्बाद हो रही है शराब में। उसके बाद हम कहते हैं कि मनी ऑर्डर व्यवस्था, जो बाहर से लोग पैसा, उनके भरोसे हम बैठे हुए हैं, जो यहाँ की युवाओं के भरोसे हम बैठे हुए हैं। युवा सरकार के भरोसे ना बैठा, गलतफहमी में है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। सरकार हमारे भरोसे बैठी हुई है। जब यहाँ के युवा बाहर जाके कमाते हैं तो यहाँ की इकोनॉमी चलती है, मनी ऑर्डर व्यवस्था उससे चलती है, 30% यहाँ की इकोनॉमी में उसका हाथ है। तो इसका मतलब ये एक कारण हो सकता है कि उत्तराखंड सरकार चाह रही है कि पलायन हो ताकि लोग बाहर जाए। बाबूना जी बहुत बड़ी बात कह रही है उन्होंने, ये लोग समझते सरकार चाह रही है कि पलायन हो, लोग बाहर जाएं और तब वहां से पैसा दें, रोजगार मिले ना मिले। अच्छा, एक चीज और इन्होंने कही है, बड़ी बात है ये। हम अभी राजपुर रोड पे बैठे हुए हैं और देखिएगा तमाम पूरे शहर में जितने पोल बोर्ड हैं सब पटे पड़े हैं सरकार की उपलब्धियों से। उन उपलब्धियों पर भी हम कभी बात करेंगे। तो ये बड़ा असमंजस सा मंजर है। चौहान जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी रावत जी ने बात की कि टैक्स के पैसे से आता है। मैं आपको बताऊं कि हर एक व्यक्ति, मैं अपनी बात करूं तो दिन भर में तकरीबन 50 रुपए का टैक्स मैं हर रोज देता हूं, 50 रुपए से ज्यादा का। यानी अगर मैं 1 लीटर तेल पेट्रोल रोज जलाता हूं रोज, तो उसमें 50 रुपए से ज्यादा का मैं टैक्स दे रहा हूं। और जो मोबाइल यूज कर रहा हूं उस पर टैक्स दे रहा हूं। मतलब टैक्स रेवेन्यू जो हमसे जा रहा है वही लगा लीजिए कितना हम लोग रोज टैक्स दे रहे हैं। आप सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर लें, जब हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो इनकम तो तब टैक्स जब देगा जब इनकम होगी, लेकिन इनकम से पहले भी आपको यानी जीने के लिए भी तो टैक्स देना है। यानी आप रोजगार करने जा रहे हैं तो उसके लिए टैक्स दे रहे हैं, ठीक, कहीं चल करके जा रहे हैं तब टैक्स दे रहे हैं। सरकार के पास में रेवेन्यू की कमी कहीं नहीं है, सरकार दिखावा कुछ और है सरकार का। आप एक चीज मान लीजिए, जितनी सरकारें बनती हैं, क्या आप नहीं जानते हैं क्या पैकेज बनते हैं कि दिल्ली सेंटर को कितने पार्टियों का कितना फंड जाना है, क्या कुछ जाना है, वो बैकडोर से जो पैसा यहाँ से उत्तराखंड से जाना है उसकी क्या बात करेंगे फिर। ये बहुत बड़ी बात है और गंभीर भी। बाबूना जी, हमने ये प्रोग्राम एक्चुअली शुरू किया था कि हम रोजगार पे या फिर उत्तराखंड की जो व्यवस्था है इन पर बात कर रहे हैं, पर दिल बहुत अभी मेरा बड़े भारी सा हो गया है सर कि ये सब सुन के कि एक तो उत्तराखंड हम 60,000 करोड़ की गर्त में हैं, फिर उसके बाद जो उसका ब्याज चुकाना है उसके लिए और कर्जा ले रहे हैं। जो हमारे प्रवासी भाई बाहर हैं उनको हमारे वापस लाने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि वो जब पैसे अपने घरों पे भेजते हैं तो वो मनी ऑर्डर व्यवस्था से थोड़ा बहुत हमें पैसा आता है। क्या होगा सर बाबूना जी? भाई साहब 30% इकोनॉमी चलती है, आप जरा आंकड़े उठा के देखें। देखिए, उत्तराखंड में तकरीबन जो बेरोजगार हैं वो जो आंकड़ा है वो तकरीबन 9 से 10 लाख का है। और वो पता नहीं कब का आंकड़ा है, वो किसी को नहीं पता। बेरोजगारी का आंकड़ा वो नहीं हुआ। सुन तो लो, वो आंकड़ा कौन से साल में है, कब किसने निकाला होगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन 9 से 10 लाख का आंकड़ा है। मैंने ये भी सुना था कि पीछे खबरें ये आई थी कि अब सरकार बेरोजगारी के आंकड़े को भी गुप्त रख रही है, नहीं दिखाएगी। सरकारें नहीं दिखाना चाहती कि हमारे राज्य में या पूरे देश में कितने बेरोजगार हैं। अब इससे देखिए, इससे आप अंदाजा लगाइए कि सरकार रोजगार देने के पक्ष में लग रही है। आप नहीं, अगर रोजगार देने के पक्ष में होती सर तो मुझे समझ नहीं आता। आप देखिए, पिछले 25-26 से मुझे याद है जब से विधानसभा सत्र शुरू हुआ, तमाम डीएड डायलट जो अभी आप बात कर रहे थे, फार्मासिस्ट, तमाम आशा कार्यकर्ताएं या तमाम महिलाएं बहनें, सभी लोग एक ही नारे के साथ चल रहे हैं कि अब की बार हमारा अधिकार दो। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें भाई कि हम लोग बेरोजगारी की बात उत्तराखंड में कर रहे हैं और हम क्या सोचते हैं कि सरकार ने ढंग से काम नहीं किया, तो कहीं जो गलतियां हो रही हैं वो हमारी ही गलतियां हैं। क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी आप बहुत सारे मोदी समर्थक आपको मिल जाएंगे, राहुल समर्थक मिल जाएंगे, केजरीवाल समर्थक मिल जाएंगे, और आप उसके नाम पर आप वोट डालोगे। ये आपने पिछले बार भी वक्त आप रोजगार के नाम पर क्यों नहीं वोट डालते हो? सुनो, उसका एक कारण है रावत जी, कैसी बात कर रहे हो। यहाँ उत्तराखंड भगत नहीं मिलेंगे, यहाँ अरविंद केजरीवाल के भगत मिलेंगे, राहुल गांधी के भगत मिलेंगे, मोदी जी के भगत मिलेंगे, लेकिन ये सोचने वाला पिछले 20 साल में पैदा नहीं हो रहा है कि इस उत्तराखंड का हो क्या रहा है। और हो सकता है इस वीडियो के चलते हमारे तमाम चैनलों पर जो कमेंट आ रहे होंगे ना, या तो हमें गाली दे रहे होंगे या फिर कुछ पक्ष रहे होंगे। वो गाली दे सकते हैं, उसमें कोई उसका कारण ये है ना कि वो सब कोई इधर से पार्टी से, कोई उधर से पार्टी। अब ये देखिए कि किस तरीके से हमारा पैसा बर्बाद किया जाता है। इन्वेस्टर समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट इस नाम का हुआ ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके, ठीक है, जो थोड़ा बहुत था वो भी गया। उत्तराखंड सरकार ने करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए, लेकिन कोई इन्वेस्टर समिट कुछ नहीं है। वो पैसा भी हमारा गया
उसके बाद उन्होंने एक मसूरी इंक्लेव करवाया था, कॉन्क्लेव सॉरी, उसमें भी करोड़ रुपए खर्च हुए। कहे कि फिल्म महोत्सव हम बनाएंगे, कोई फिल्म आई यहाँ पर, 1-2 फिल्म आई, उसके बाद कुछ नहीं। बल्कि लोगों को खुद आना चाहिए था, हमारी प्राकृतिक सुंदरता इतनी है, सही बात है। करोड़ों रुपए खर्च हुए। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम और चलाया, आओ अपनों पहाड़, उस पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए। हमने पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि बाहर लोग गए हुए अपने घर आएंगे तो यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ पर हमारा उत्पाद बढ़ेगा, राजस्व का। बहुत अच्छी सोच है भाई साहब। अब सडनली कोरोना यहाँ पर आ जाता है और सारे के सारे उत्तराखंडी आ जाते हैं यहाँ वापस। तो जब रोजगार देने की उनको बात आती है तो सरकार कहती है अब हम रोजगार देते हैं। रोजगार कहाँ से देंगे? अब सारे के सारे उत्तराखंडी जितने भी थे वापस चले गए, क्योंकि इनकी योजनाएं जो थी, मैं थोड़ा सा खत्म कर लूं, योजनाएं उनकी इस प्रकार से थी, अगर इसको डीप में समझे, इन्होंने कहा था कि हम आपको स्वरोजगार करेंगे। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चलती थी हमारी, पहले नई योजना लेके आए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। उसमें हम आपको 25%, 20%, 15% हम आपको सब्सिडी देंगे। सुदूर इलाकों में बैठे हो तो हम आपको 25% देंगे, मैदान में बैठे हो 20% देंगे, ठीक है। और एक भी आप इनका रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आरटीआई लगा के देख लीजिए, एक भी बंदा बता दीजिए जो बाहर से आ रखा होगा और उसे सब्सिडी मिली और वो काम कर, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो गए, क्योंकि उनकी स्कीम जो है वो गलत है। प्रधानमंत्री जो स्वरोजगार योजना इन्होंने चलाई थी उसमें 33, 35, 40% जो है सब्सिडी मिलती थी। अगर आप वो पहले जब 33, अब मेरे को एक बात बताइए त्रिभुवन भाई, मैं आपको पहले से ही 40% सब्सिडी दे रहा हूँ, मत्स्य पालन कीजिए, 35% आपको सब्सिडी दे रहा हूँ, अभी भी मत्स्य विभाग में आप चल जाएंगे, उतना आपको सब्सिडी मिल रही है। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है भाई, जिसमें आप 25%, 20% आप हतोत्साहित कर रहे हो इनको, कि इनको क्या कर रहे हो आप लोग? तो खुद ही इनको भगाना चाह रहे हो यहाँ पर। जी, आप देखिए, रोजगार की बात हो रही थी, रोजगार के लिए एक और बेरोजगारी जो जिस तरह से बढ़ रही है उस पर भी बात हो रही थी। तो मेन मुद्दे पे आते हैं, जो बेरोजगार आज की डेट में एंट्रेंस के लिए हम नए पूरी, क्योंकि एजुकेशन बेल्ट है हमारी, पूरा एजुकेशन हब है एक तरह से राजधानी भी, हम यहाँ पढ़े लिखे नए बेरोजगार जो है पैदा हो रहे हैं हर रोज। और एंट्रेंस के नाम पर सरकारें जितना पैसा रेवेन्यू उन बेरोजगारों से अर्जित कर रही है उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि हर एंट्रेंस पे जितना पैसा सरकारें वसूल कर रही है फॉर्म फीस के नाम पर, वो एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? मैं आपको यही बोल रहा हूँ, देखो बीच बीच में हर किसी के अंदर से बुलबुले जरूर उठ रहे हैं कि मैं बोलूं, क्योंकि हर किसी पे बहुत कुछ है बोलने के लिए। ये इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो जनता है वो 2022 में अपना चुनाव अच्छे से करे। ये हमारी तरफ से, सबकी तरफ से एक विनती भी है आपसे कि चुन के करें। तो आपको क्या लग रहा है सर कि जो ये बोल रहे हैं, एक तरफ से इतना पैसा भी आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा और कहाँ जा रही है तरक्की? उत्तराखंड कहाँ जा रहा है, किस दिशा में है? देखिए, जिस दिशा में भी जा रहा है अच्छा नहीं जा रहा है। और एक सर्वे चौक के पास में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था, अगर आप लोगों को याद होगा पुराने समय में, आज भी है, लेकिन आज उसमें पंजीकरण की शायद व्यवस्था उतनी नहीं है, क्योंकि सरकारों ने सब ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन ठगी होती है ना जैसे, वैसे ऑनलाइन ठगी की तरह हमारे रोजगार योजना के लिए भी जो है इस तरह की अफवाहें उड़ती है। मैं तो एक सुझाव भी देना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार को और पुष्कर धामी जी को। एक हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने एक वर्षा ऐप निकाली थी जिससे बारिश होती है, ऐसे रोजगार ऐप जरूर निकालिए, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। रोजगार ऐप और स्वरोजगार ऐप निकालिए तो सही। इतनी ऐप आप लोगों ने निकाल दी है, ट्रैफिक को लेके ऐप, बारिश को लेके ऐप, एजुकेशन को लेके ऐप। एक रोजगार और स्वरोजगार ऐप निकाल दीजिए ताकि बैठे बैठे रोजगार, हाँ, घर में बैठे बैठे जो बेरोजगार है वो अपना पंजीकरण कर सके, अपनी सुविधा अनुसार उसमें भर सके कि मैं इस तरह का रोजगार करना चाहता हूँ, मुझे इस तरह की नौकरी की जरूरत है। उसमें यह भी भरिए कि आप तनख्वाह कितनी लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये ऐप जो आप खेल रहे हैं ना, ये ऐप से भला होता नहीं है। और ये बहुत बड़ी एक चीज बताई है सर ने, आज का भौतिक युग है सर, टेक्निकलिटी में हम सब लोग, और ये एक बहुत अच्छा आइडिया भी है। जितना मैंने इस बात को डिटरमिन किया है, मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन और अब तो जर्नलिस्ट हूँ, पर मैं ये देख रहा हूँ जो आपने बोली ना बात, ये एक्चुअली बहुत अच्छी है। अगर ऐसा कुछ एक ऐप निकले जिसमें कि तमाम जो बेरोजगार है वो अपनी डिटेल्स डाले, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो डाले, और तमाम जग जाहिर हो वो चीज कि अच्छा ये, और उससे फायदा भी क्या होगा सर, जो लोग बाहर की कंपनीज में क्या होता है, कंसल्टेंट के माध्यम से लोग नियुक्तियां करते हैं और फिर कंसल्टेंट को 1 महीने की तनख्वाह या 15 दिन की तनख्वाह उनको उनके फीस के। अब ये एक ऐप है जिसमें उत्तराखंड रोजगार लिखा हुआ हो, इसमें आप आइए, फ्री में अपना एंट्रेंस कीजिए और यहाँ से अपने हमारे बच्चों को पिक करके ले जाइए। बहुत अच्छा सुझाव दिया, बहुत बढ़िया भी है। और उससे फायदा एक और हो जाएगा,
उससे फायदा ये हो जाएगा कि एक तो हमें अपनी क्वालिफिकेशन के लिए बायोडाटा बार बार सरकारने नहीं पड़ेंगे, सरकार को पता होगा उसके लिए एंट्री फीस ना रख दे सरकार, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो देखिए सरकार के खजाने के ऊपर है। क्योंकि तो ठीक है, 50 वैसे मैं वहाँ से बोलता हूँ 18,000 जब नियुक्तियां निकलती हैं तो 18,000 फॉर्म की कोई कीमत होती है। सही बात है। फॉर्म तो 18,000 है हाँ। और एग्जाम कितनों के होने, पास कितनी है, नियुक्तियां कितनी होनी, कितनी मुश्किल होनी? से 200 ये भी त्रिभुवन भाई एक बहुत बड़ा कमाई का धंधा है। 18,000 फॉर्म भरते हैं, उनमें बैंक ड्राफ्ट लगते हैं, 18 लाख लोग फॉर्म भर जाते हैं। हाँ। 1800 वैकेंसी नहीं होती उसमें, होती नहीं है। 200 तो वो बताया पैसा था। कहाँ जाता है? हाँ। तो ये ऐप उसी का तोड़ है कि ऑनलाइन ऐप निकाल दीजिए और उसमें ये भी पता चलेगा किस जिले में कितने क्वालिफाइड हैं और किस सही अनुभव बात। के लोग हैं, किस और कैटेगरी के लोग हैं। कैटेगरी बिल्कुल हो सकता है कल को सरकार को ही अपने नवयुवकों की जरूरत पड़े कहीं पर कि यार इस काम के लिए मुझे ऐसे प्रशिक्षित लोग चाहिए, हाँ। ये हमारे पास कितने हैं, वो हर ऐसे- कैटेगरी बनाई जा सकती बिल्कुल है कि ये हर- बहुत बड़ा एक सुझाव दिया है। देखो मैं कहता हूँ ना, हम पत्रकार वार्ता जब करते हैं तो ऐसे बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ जब बने रहते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया चीज नहीं, ये ऐप का एक माध्यम बढ़िया रहेगा, लेकिन उसके बाद भी दुख जरूर है सर जो आज की परिस्थितियां हैं, क्योंकि ये शायद इस बात पर भी आश्वासन हो जाएगा सर, लेकिन एक चीज और जोड़ दूं, कल बोर्ड अरे लगेगा एक यहाँ सुनो, राजपुर भाई, रोड पे रोड पे बोर्ड लगेगा, रोजगार ऐप का किया शिलान्यास। एक और बता दूं, अभी मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी ने एक पासा फेंका है कि हर घर से एक को रोजगार देंगे। 90% रोजगार उत्तराखंडियों को है। अब पता नहीं उन्होंने वो क्या सोच के किया। 80% है ना, 20% उन्होंने छोड़ दिया। कईयों ने सवाल भी उठाया कि 20% रोहिंग्या और उन मुस्लिमों को देंगे क्या, ये सवाल भी उन्होंने दाग दिया। लेकिन उन्होंने ये हिम्मत कैसे जुटाई है त्रिभुवन भाई? अगर मान लीजिए सरकार बनती है तो भाई 80% दे पाएंगे क्या? ऐसा नहीं था। अरे सर, भगवान जी, मैं उसमें भी बताता एक हूँ। और चीज है ना, ऐसा ये है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2005 में हमारे पास एक जियो आया था, उसमें भी लिखा हुआ था कि 70% जो रोजगार है 75% नहीं 70% था एग्जैक्टली 70% रोजगार जो है हम यहाँ के लोगों को देंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। इसके लिए सबसे बढ़िया, अगर तर्कपूर्ण हम बात करें, लॉजिकल बात करें, तो सबसे बढ़िया ये है कि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से हम डेवलप करें, जो यहाँ के लोग अगर रोजगार करना चाहें तो उन्हें वो सुविधाएं मिल सके। भले ही वो टैक्स ले या कुछ ले, सारी कंट्री यही करती है सब। लेकिन स्टेट यही रोजगार, करते हैं। उन्होंने जो रोजगार लिखा उसमें सरकारी नौकरी नहीं लिखा। रोजगार है वो, लिखा है। रोजगार नहीं लिखा ना, सरकारी नौकरी नहीं है। ये बात मुझे मोदी जी की भी है, बड़े हंसते हुए उन्होंने कहा था कि क्या वो जो नहीं, वैसे नहीं बोलूंगा, पर उन्होंने कहा था कि जो क्या बाहर जो चाय का, अभी जैसे हम यहाँ ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ 20-25 लोग कार्यरत हैं, आपकी बिल्डिंग में ही एक खाने वाली है, वो भी रोजगार कर रही है, तो उन्होंने कहा था कि पकोड़े तल के भी रोजगार किया जा सकता है, तो शायद यही है। पर पॉइंट वही है अभी भी कि ये जो रोजगार की तमाम बातें होती हैं, इन पर कब सीरियस होगी हमारी सरकारें, और सरकार को जरूर चिताना भी होगा। हमारे युवा इस तरह से सड़कों पर नहीं रह सकते। आज के हम एक और छोटी सी एक किस तरह से आप कंक्लूजन अपनी बात को करना चाहेंगे उस पर रखेंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत भयावह है। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी की इन्होंने बात की, 5,000 रुपए हर बंदे को मिलेंगे जो बेरोजगारी भत्ता, वो भी बेरोजगारी बहुत बड़ी बात है सर वो। अगर हर व्यक्ति को 5,000, और गाँव में तो 5,000 रुपए में बहुत कुछ हो जाता है। अगर ऐसा कुछ, मतलब ये काल्पनिक बातें हैं, वैसे तो बहुत काल्पनिक हैं, पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक एक करके मैं शहजाद भाई से शुरू करता हूँ। शहजाद भाई, तो निष्कर्ष क्या है कि किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए और किस तरह से हमारे बेरोजगारों का कुछ भला हो? देखिए 70% जो आरक्षण उत्तराखंड के लिए रखा गया था, वो उद्योग विभाग को भी पता है, उस जियो में भी है, और उस पर कितना अमल हुआ और सरकारों ने कितना उसमें अमल करवाया। मिनिमम वेज की जो बात हम करते हैं, सरकार खुद जो सरकारी विभाग में लगे हुए, चाहे उपनल के कर्मचारी हो, चाहे आप, फिर वही बात आ जाती है फार्मासिस्ट हो, कहाँ दिया जाता है? मिनिमम वेज की बात करते हैं सेंटर में बैठ करके कि कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, तो कहाँ है? आप सरकार में बैठे हुए उन लोगों को भी नहीं दे पा रहे। दूसरी बात, ये सब स्टेप जब सरकार को पहले खुद अपने ऊपर लागू करने पड़ेंगे, तब जाकर के उद्योग विभाग में आप इसको लागू कर पाएंगे। आपसे भी विजय जी मैं कुछ लेना चाहूंगा, कंक्लूजन किस तरह से? ये है कि हमें जो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा गवर्नमेंट को कि राजस्व कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। उन सेक्टरों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। रोजगार तो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा जब हमारे हमें तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें 80% रोजगार यहाँ के लोगों को देंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग अपने आप को इतना डेवलप करें, अपने
जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा मैनेजमेंट है, उसे इतना डेवलप करें कि अपने लोगों को तो हम रोजगार दें ही दें, बाकी जो आस पड़ोस के जो हमारे राज्य हैं उनको भी रोजगार दें। हमें इतना हमें स्ट्रॉन्ग अपने उसको करना पड़ेगा। जब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए ना, तब तक ये पॉसिबल नहीं है जो हम कहते हैं कि 70% हम रोजगार देंगे, हम इतने % हम रोजगार देंगे, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अगर हम करना चाहें तो हो सकता है। मैंने स्विट्जरलैंड का जैसे आपको एग्जांपल दिया था, भाई वो भी तो छोटी सी कंट्री है और उत्तराखंड बराबर ही है मेरे ख्याल से, लेकिन कृषि के मामले में देखो सबसे नंबर 1 रहती है। वहां भी पहाड़ है, वो कैसे कृषि के मामले में नंबर 1 रहते हैं भाई? इवन वो बाहर जो आपस में जो और देश हैं उनको सप्लाई करते हैं पूरे उसमें। नहीं, यहाँ पर तो कई हमारे गांवों में पानी तक नहीं पहुंचा पाती है सरकार, तो इसलिए वो पलायन भी हो रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो पलायन इसीलिए हो रहा है। तो हमें इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे मेन बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आते हैं, एक तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी वो देखिए कि कहाँ पर क्या चीज हो सकता है हमारे पहाड़ों में, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ऐसी चीजें उत्पन्न होती है जो पूरे मैदानी इलाकों में नहीं हो सकती। पहाड़ों में ऐसी चीजें उत्पन्न होती है, उन चीजों को खोजिए, उन चीजों को निकालिए। पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ बढ़िया हो सकता है। हम लोग तो गए थे, यहाँ लोग गर्मी से मर रहे थे, लेकिन ऐसे गांव में भाई साहब वहाँ रात को हम लोग रजाई लेके सोए। इतना प्यारे प्यारे गाँव, वहाँ पर्यटन स्थल आप लोग बनाइए, वहाँ के जो आसपास के जो गांव है उनको रोजगार मिलेगा। उसके साथ गवर्नमेंट तो इस पर स्कीम भी चला रखी है ना। लेकिन मैंने वही बोला ना, एक स्कीम चलाना और एक धरातल पर दिखना, दो अंतर है। एक तो हम मुंह से हम कुछ बोल देते हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? मुंह से तो मोदी जी ने भी कहा था कि 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, आएंगे सबके खाते में। मुंह से तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बोला था कि -1% बेरोजगार, लेकिन एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल में एग्जिस्ट जो चीजें करती है वो युवाओं को समझने की जरूरत है। सबसे मेन बात बताया ना मैंने कि युवाओं को वो समझने की जरूरत है कि सबसे पहले जो मैनिफेस्टो जो आया था उसमें रोजगार की बात की, बैकलॉग हम पद भरेंगे, और वहां पर होर्डिंग लग जाते हैं कि 7 लाख वैकेंसी भर दी, तो युवा क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल, आप क्या कहना चाहिए? थोड़ा समय का भी हम आज अनुमति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। आप क्या किस तरह से कंक्लूड करना चाहेंगे सर अपनी बात? कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि देखिए हमारे यहाँ 65 से 70% वन है, और वन एक ऐसी संपदा है। अगर हम जल जंगल जमीन की बात करें, बिल्कुल। लगातार उत्तराखंड में इसकी बात होती है, और जल जंगल और जमीन के साथ ही हमारे सारे आय के स्रोत जुड़े हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। 65-70% वन आबादी वाला एक प्रदेश, वो वन ही हमारे नहीं है। सही बात। अब कितनी लकड़ियां हैं यहाँ, और वनों में ही सब कुछ है। कितनी औषधियां हैं। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए कि भाई जल जंगल जमीन की बात करने से कुछ नहीं होगा। इन सब पे लाई है ना, वन कानून बनाइए, वनाधिकार कानून बनाइए। जैसे उनकी किशोर उपाध्याय की बात में बहुत अच्छी है, वनाधिकार कानून की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि एक कस्तूरी मृग जो आता है कई लाख रुपए, क्या संभावना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, यहाँ परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं होता है। और पौड़ी के रहने वाले योगी आदित्यनाथ, पौड़ी के रहने वाले पहले 2 मुख्यमंत्री, अब कुमाऊं के हैं। अरे वो बैठिए ना एक टेबल पे, परिसंपत्तियों को बंटवारा कीजिए। हमारे आय के स्रोत बढ़ेंगे कैसे? सब तो दूसरों के हाथ में चल रहे हैं। हमारे पास में है क्या? खनन, शराब, उसी पे टिके हुए हैं थोड़ी बहुत। पर्यटन जिसमें हम बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे। कुछ नहीं कर देखिए 4 धाम यात्रा भी इतने दिनों बाद शुरू की, वो भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो, और उसमें भी 800 लिमिटेशंस, खैर वो हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन अगर ये चीजें शायद पहले इस पर काम की जाती तो शायद कुछ हो सकता था। बहुत दुखद चीज है ये। इस पर एक चीज मुझे याद आती है, क्योंकि हमारा एक पिछली बार विजय भाई बोलना चाह रहे थे इसको, और आज शायद वो बिल्कुल कटाक्ष बैठेगी कि एक साख को, हाँ वो था एक शाख को तबाह करने के लिए बस एक उल्लू काफी है। अब हम भी क्या करें, यहाँ पर तो हर शाख पर उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अंजाम। तो दिस इज लाइक हम सब लोगों की तरफ से ये एक मैसेज भी है सरकार की तरफ, सरकार के लिए, कि आप सब लोग इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि युवा जो है वो बहुत परेशान है। और बेरोजगारी, हम ये नहीं कहते कि आप सरकारी नौकरी दें सबको, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कुछ आय के स्रोत जरूर आप हर जगह वन, जैसे सर ने बोला कि वन अगर हमारे अपने हैं, जिनके अधिकारों के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ भी पहले लड़ी गई, आज वो हमें राजस्व ही नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या बात है। या फिर बहुत सारी चीज़ें जिन पर आप सब लोग ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हैं। आपके इतने बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बैठे रहते हैं, तमाम IAS PCS आपके बैठे हुए हैं, जो कि इन सभी मुद्दों पर शायद आपकी कानों में भी डालते होंगे कि यहाँ से हमें पैसा आ सकता है। तो उन सब पर काम किया जाए, थोड़ा सा पैसा उत्तराखंड में लाया जाए, ताकि हम रोजगार को यहाँ पर चमका सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए, और यूं ही सबको फॉलो करते रहिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको आज का एपिसोड